कैसे मैं बताऊं ये। तेरा इस तरह रोना देखा नहीं जाता है। इस लड़की को रोता देख उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। वो तेजी से अपनी आंखें रगड़ते किरण की जानिब देख दिल ही दिल में गोया हुआ। मोहब्बत बड़ी अजीब शय है। कोई रिश्ता ना होकर भी वो शख्स सब कुछ लगने लगता है। आप उसकी तकलीफ ऐसे महसूस करते हैं जिससे वो आपकी तकलीफ हो। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूँ आपकी होस्ट आयबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूँ हुस्न कमल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 14 लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। इंसान को रोते वक्त भी अपनी क्लास नहीं भूलना चाहिए। क्या तुम फकीरनियों की तरह बैठकर दरवाजे पर रो रही हो? उसकी अचानक आवाज़ सुन वो चौंक कर पीछे मुड़ी थी। भाई! सिदरत तेज़ी से उसकी जानिब खुशी से लपकी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी जिसे सहारा देने के लिए गले से एक और पट्टी आ रही थी। दूसरी जानिब महविश बेगम भी उसे देख बहुत खुश हुई थी। तुम ठीक हो? ये सब कैसे हुआ? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? महविश बेगम फिक्रमंद लहजे में पूछ रही थी। सब ठीक है मॉम, वो अपनी आदत के मुताबिक नहायत लापरवाही से बोला। फिर उसने अपने बराबर में खड़े अबू ज़र को घूरा था। ठीक नहीं है ये, 60 टाँके आए हैं, इसके हाथ पर पाँव पर चोट आई है, वो अलग। अबू ज़र तेज़ी से बताने लगा। फ़रह अबू ज़र की जानिब उलझ कर देखने लगी। क्या उसने नहीं कहा था कि वकास अब्बासी क्रिटिकल सिचुएशन में है? क्या 60 टाकों का आना क्रिटिकल सिचुएशन कहलाता है? ख्वामा ही डरा दिया पागल ने, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई, जबकि किरण अभी भी वहीं बैठी रोए चली जा रही थी। वकास को वाकई अगर कुछ हो जाता तो वो क्या करती, ये सोचकर ही उसे खौफ आ रहा था। इस हरजाई ने भले मोहब्बत ना की हो, मगर उसने तो की थी ना, वो भी बहुत सच्ची। वकास ने महविश बेगम से बात करते हुए उसकी जानिब देखा। वो नीचे बैठी आंसू साफ करती हुई नजर आई। उसकी आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे। उठो, उसने अपना उल्टा हाथ उसकी जानिब बढ़ाया था। किरण ने आंसू भरी आंखों से नज़र उठाकर उसकी जानिब देखा। क्या गम हो रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ? उसकी जगह कोई और बंदा होता और अपनी बीवी को यूँ अपने लिए रोता हुआ देखता तो यकीनन उसे गले लगाता, बड़ी मोहब्बत से चुप कराता। मगर वो तो वकास अब्बासी था, जज्बात नाम की जैसे कोई चीज़ ही ना हो उसमें। वो इस लम्हे ऐसी बात कर भी कैसे सकता था? किरण ये सोचकर मुंह बसोर गई। उसे यकीनन घुट्टी में करेला दिया गया है। अच्छे अल्फाज बोलना तो आता ही नहीं है इस कड़वे करेले को। वो दांत पीसती हुई दिल ही दिल में कुड़कुड़ाती, बजाय उसका हाथ पकड़ने के खुद ही अपने आंसू बेदर्दी से पोंछती खड़ी हो गई। वकास ने सिर्फ इस लम्हे अपना हाथ देखा जो खाली था। कहने को ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल मामूली सा फैल था इस लड़की की जानिब, मगर न जाने क्यों दिल पर गिरह गुजरा था कि उसका हाथ ना थामा। उल्लू का पट्ठा, इतना अच्छा मौका दिया था मैंने इसे अपनी बीवी के करीब जाने का, बजाय बीवी को गले लगाकर चुप कराता। उल्टा बकवास कर रहा है और फिर चाहता है कि वो उसका हाथ पकड़े। इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके चेहरे पर जो एक लम्हे के लिए ही सही मायूसी उभरी थी वो अबू ज़र ने देख ली थी और वो बेअख्तियार ही उसकी हालत पर मुस्कुरा दिया था। वकास होश में आते ही सबसे पहले किरण को देखने भागा था, लेकिन अपने इर्द गिर्द के दोनों रूम में चेक करने के बाद उसे पता चला कि किरण तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। अबू ज़र, किरण कहाँ है? वो फिक्रमंद होकर पूछ रहा था। तुझे होश कब आया? जब तू नर्स से फ्लर्ट कर रहा था, खासा जताते हुए जवाब दिया। ओ ओ, वो होठों को गोल कर गया था उसका जवाब सुन। तू चलकर लेट, कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं ला देता हूँ। नहीं शुक्रिया, बस ये बता किरण कहाँ है? वो किरण का जिक्र सुनते ही अबू ज़र ने अपनी पेशानी हल्की सी खुजाई थी। वो क्या कर रहा है? किरण कहाँ है? उसके लहजे में फ़िक्र का अंसर नुमाया था। नीचे फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 5 में, ये बताते हुए इतना लचक क्यों रहा है? वकास को कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। अबू ज़र ने वकास के लिए तो वीआईपी रूम किया था, मगर किरण के लिए नहीं, और ना ही वो सुबह से किरण को देखने गया। उसने सिर्फ उसके वालिद को कॉल करके इत्तला कर दी थी। अब उसे नहीं पता उसके वालिद आए या नहीं आए देखने, या वो किस हाल में पड़ी है। अबू ज़र इतनी ख़ास अहमियत नहीं देता था किरण को, क्योंकि उसके नज़दीक वो एक गोल्ड डिगर औरत थी जिसका अपना शौहर उसे इज़्ज़त और अहमियत नहीं देता। तो फिर वो क्यों अपना टाइम व पैसा ज़ाया करता? भला उसे इज़्ज़त और कंफर्टेबल माहौल फराम करने में अस्पताल में। मगर ये देख उसके हाथ पांव फूले कि वकास तो होश में आते ही अपनी बीवी की फ़िक्र में घुले जा रहा है। वकास नीचे गया तो किरण वहाँ मौजूद ही ना थी। किरण यहाँ नहीं है। उन्होंने नर्स से पूछा तो उसे भी कुछ भी मालूम नहीं था किरण के मुताल्लिक, जिसके बाद वकास का चेहरा मज़ीद लाल पीला हुआ और वो खा जाने वाली निगाह से अबू ज़र को देखने लगा।
मैंने उसके वालिद को कॉल कर दी थी, हो सकता है उसके वालिद आकर ले गए हों। वकास के गज़बनाक होते चेहरे को देख वो तेज़ी से बोला, रुक, मैं कॉल करता हूँ। अबू ज़र को अपनी जान शदीद मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही थी। उसने फ़ौरन ही सेल निकाल कर किरण को कॉल की। उसकी दोस्त ने कॉल रिसीव की थी और बताया था कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। अबू ज़र ने वकास को आंखों के इशारों में कहा, देख ले, तेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। काम, तुम्हारा शौहर यहाँ हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और तुम अस्पताल से अचानक गायब हो गई हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मुझे कोई काम है। यार कैसी बीवी हो तुम? तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली और तुम उसे देखने तक नहीं आई। खुद को वकास के गुस्से से बचाने के लिए उसने किरण को सुनाना शुरू कर दिया था, अपने शौहर को आखिरी बार आकर देख लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में गिल्ट के सिवा कुछ ना बचे। वकास की आंखें ट्विस्ट हुई थी उसके जुमले सुनते ही। अब ये क्या था? उसने एक आईब्रो उचकाकर तफ्तीशी अफसरान की तरह तिरछी निगाहों से तकते हुए पूछा। थोड़ा सा फन, उसने एक आंख विंक करते हुए कहा। साथ साथ उसने अपने मोबाइल में मौजूद वकास की थोड़ी देर पहले ड्रिप लगी तस्वीर, जिसमें उसकी आंखें बंद नज़र आ रही थी, व्हाट्सएप पर उसकी वालदा और सिद्रा को सेंड कर दी, ये कहकर कि वकास क्रिटिकल सिचुएशन में है, जल्दी आ जाएं हॉस्पिटल। वकास को इतना अंदाज़ा तो था कि वो परेशान हो जाएगी, मगर उसका अस्पताल के फर्श पर बैठकर रोता हुआ चेहरा देखने को मिलेगा, इसका अंदाज़ा हरगिज़ ना था। अब ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ तुम वकास की बीवी हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है उसका ख्याल रखना। मगर नहीं, मोहतरमा की सैर तफरीह ही ख़त्म नहीं हो रही है। मेरा बेटा पूरी रात अस्पताल में रहा, मगर तुम्हें कुछ खबर नहीं। यकीनन होगी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बेटे का पैसा उड़ाने में मसरूफ़। किरण ने महसूस नहीं किया कि वकास उसे किस तरह देख रहा था, मगर बाकी सब ने किया था। महविश बेगम को वकास का अपनी बीवी को यूं देखना एक आंख ना भाया। वो तेज़ी से मुंह बसोरकर किरण पर बरसना शुरू हो गई थी। अपनी जलन में इन्होंने किरण की सर पर बंधी पट्टी को देखा तक नहीं। मॉम, बराबर वाले रूम में चलते हैं, वो हमारा है, उसने जैसे बात काटी थी। मगर रिसेप्शनिस्ट ने तो रूम नंबर 201 कहा था। हाँ, यहाँ खिड़की नहीं थी तो वकास को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो ताज़ा हवा खाना चाहता था, इसलिए हमने रूम एक्सचेंज कर लिया। अबू ज़र ने पूरी बात डिफ़ाइन की थी। चले मेरे कमरे में, वो खूबरू नौजवान नहीं चाहता था कि इस मुर्दा पेशेंट के घर वाले आकर उसके घर वालों का तमाशा देखें। सिद्रा, महविश बेगम, फ़रह, अबू ज़र, अंसार साहब सब कमरे से निकल गए थे सिवाय किरण के। क्या इस पेशेंट के घर वालों का इंतज़ार कर रही हो ताकि इनके साथ मिलकर रो सको और गम मना सको मेरे ना मरने का? वो किरण को देख खासा न रूठे लहजे में पूछने लगा, तू फे जो इस आदमी के मुंह से कभी कुछ अच्छा निकले, कड़वा करेला कहीं का। वो खा जाने वाली निगाहों से तकती हुई कमरे से निकली। वकास भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वैसे मेन रोड को अपने बाप का गार्डन समझ रखा था तुमने? वो दांत पीसते हुए नहायत नरमी से पूछ रहा था। उसका सवाल जले पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ था। वो जवाब देने की नीयत से गुस्से से पलटी, मगर अगले ही लम्हे उसके हाथ में बंधी पट्टी और साथ आए हुए टाँकों का सोच कर वो गिल्ट में मुब्तला हुई। मुकाबिल कभी इस हाल को ना पहुंचता अगर वो उसे बचाने के लिए ना आता, तो यकीनन गलती उसकी थी। ये सोच वो अपना गुस्सा पी गई। उसका जवाब ना देना वकास को शदीद नागवार गुजरा था। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम्हारे बाप की सड़क थी, क्या सोच कर चल रही थी तुम वहाँ? अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? वो गाड़ी वाला हॉर्न पर हॉर्न दे रहा था और तुम पागलों की तरह वहीं खड़ी थी। क्या अपनी ज़िंदगी से दिल भर गया है तुम्हारा? अभी वो दोबारा पलटकर कमरे की जानिब एक कदम बढ़ने ही लगी थी कि वकास ने उसका नाजुक व दूधिया बाजू उल्टे हाथ से गिरफ्त में लेकर उसे दीवार से पिन किया। उसकी थोड़ी अपनी शहादत व अंगूठे की उंगली से पकड़कर ऊंची कर अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करती एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर पूछने लगा। उसकी आंखें सुर्ख डोरों से सजी थी। शदीद गुस्सा था वो किरण के इस अमल पर। वो सोचना भी नहीं चाहता था कि अगर वो ठीक वक्त पर वहाँ ना आता और उसे ना बचा पाता तो क्या हो जाता। बिल्कुल, ज़िंदगी कम कैद से ज़्यादा लगने लगी है। ज़िंदगी कम, मुझे कैद ज़्यादा लगने लगी है। तुम्हारे निकाह में क्यों ना तुम मुझे आज़ाद कर दो। मैं खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं। नहीं होता मुझसे अब ये सब। तुम पैसे नहीं देना चाहते? मत दो, बल्कि कुछ भी मत दो। मुझे बस बस मुझे आज़ाद कर दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे। फिर जो दिल चाहे करते फिरना, जितनी चाहे मोहब्बत बढ़ाना, जिसको एक्ट्रेस बनाना है बनाना।
जिससे राइटर बनाना है बना देना, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। ओह सॉरी, कोई तुमसे वैसे भी कुछ नहीं पूछ सकता मिस्टर वक्कास अब्बासी, मैं भूल गई थी। वो बोल नहीं रही थी, वो तंज के तीर बरसा रही थी, एक के बाद एक, और वो सारे ही तीर मुकाबिल अपने दिल में चुभते हुए महसूस कर रहा था। आखिरी जुमला उसने हल्का सा तंजिया मुस्कुरा कर चोट करने वाले अंदाज में बड़ी नरमी से अदा किया, जैसे जता रही हो कि तुम क्या समझते हो मुझे नहीं पता, कि तुम क्या करते फिर रहे हो मेरे पीठ पीछे। ओह! तो तुम मुझसे इतनी बेज़ार हो कि ख़ुदकुशी करने चली थी। ये जुमला अदा करते वक़्त उसकी अपनी ज़बान भी कड़वी हो रही थी। जैसे यकीन ना आ रहा हो वो लड़की इतना बेज़ार है उससे। वो बहुत मग़रूर शख़्सियत का हामिल था, हर कोई उसे एडमायर करता। लोग उसकी पर्सनैलिटी को सताइशी निगाहों से देखते थे और वो इन सताइशी निगाहों का ही आदी था। लड़कियाँ तरसती थीं उसके करीब आने के लिए, मगर वो किसी को निगाह उठाकर देखने तक की ज़हमत नहीं करता था। लेकिन उसने कब सोचा था कि इतनी परफेक्ट व फेमस पर्सनैलिटी होने के बावजूद उसकी अपनी बीवी उससे बेज़ार हो जाएगी। ना सिर्फ बेज़ार, इस हद तक बेज़ार कि उसके साथ जीने से कहीं बेहतर मरना लगेगा उसे। ये इंकिशाफ उसे शदीद तकलीफ़ में मुब्तला कर रहा था। माना चेहरा तासुरात से खाली था, मगर दिल तो जैसे कोई मुट्ठी में भींच रहा हो। कुछ लम्हों तक तो सिर्फ इस लड़की का चेहरा देखता रहा, फिर आहिस्तगी से एक कदम पीछे हट गया। ओके, थोड़ा वक्त दो मुझे, कुछ चीज़ें सेटल करनी है। वो कर लूँ तो फिर वो भी कर दूँगा जो तुम्हारी चाहत है, सर्द लहजे में कहता वो कमरे से चला गया था। किरण ने नोट नहीं किया, उसकी तरह वक्कास ने तलाक या आज़ाद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वजह ये नहीं थी कि वो कर नहीं सकता था, वजह ये थी कि वो करना नहीं चाहता था। ये लफ्ज़ बंदूक में लोड हुई गोली की तरह होते हैं कि एक बार फायर हो गया तो वापसी का फिर कोई रास्ता नहीं। वो लड़की क्या समझती है, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं, कोई अना नहीं, कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं। वो लड़की जब चाहे जहाँ चाहे खड़ी हो जाए तलाक मांगने के लिए, और वो चुप रहेगा, बर्दाश्त करेगा, क्योंकि वो अपना घर नहीं तोड़ना चाहता। हर चीज़ की एक हद होती है, और ये उसकी सब्र व बर्दाश्त की इंतहा थी। किरण की समझ ना आया वो खुश हो कि आखिरकार उसे इस बेमुरव्वत हरजाई से आज़ादी मिलने वाली है, या रोए कि इसका खूबसूरत आशियाना जो उसने अपने हाथों से सजाया था बस अब कुछ वक्त का मेहमान रह गया है, फिर उसने ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह जाना है। वो अपने जज्बात बहुत उलझे पा रही थी। दूसरी जानिब, और आपको मेरा भेजा हुआ सूट कैसा लगा? बातों ही बातों में जब अंसार साहब ने महविश साहिबा से अपने भेजे हुए तोहफ़े के मुताल्लिक पूछा, तो वो उलझ कर उनकी जानिब देखने लगी। कौन सा सूट? वो जो मैंने वकास की सालगिरह से पहले आपको और वकास को भेजा था। सिद्रा बच्ची के लिए भी मैंने घड़ी वगैरह भेजी थी। जी, मुझे तो आपका कोई ऐसा गिफ्ट रिसीव नहीं हुआ। महविश साहिबा फ़ौरन ही बोली। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ख़ुद किरण के हाथों आपको भिजवाया था, बल्कि अक्सर भिजवाता रहता हूँ। महविश के लिए शायद वो तोहफ़े अहमियत के हामिल ना हों, मगर अंसार साहब के लिए वो बहुत अहमियत के हामिल थे। उन्होंने सिर्फ महविश और वकास को खुश करने के लिए लाखों रुपए खर्च किए थे इन तोहफ़ों पर। सॉरी, मुझे आपकी तरफ से कोई भी तोहफ़ा आज तक रिसीव नहीं हुआ है। महविश साहिबा अब काफ़ी उकताए हुए लहजे में जवाब दे रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने वाकई भेजे हैं। अंसार साहब ने अपनी बात पर खासा जोर दिया था। आखिर कोई 10-20 हज़ार की बात थोड़ी थी, लाखों का मामला था। तो आपको क्या लगता है मेरी मॉम आपसे झूठ बोल रही हैं? सिद्रा ने उन पर चढ़ाई करने वाले अंदाज में कहा, तो वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गए। नहीं बेटा, वो अभी अपनी बात वाज़े करने की कोशिश ही कर रहे थे कि सिद्रा तेज़ी से बोली, कोई बेटा बेटा नहीं हूँ मैं तुम्हारा, ओके? मुझसे और मेरी मॉम से ख्वामा-खा के रिश्ते बढ़ाने की कोशिश मत करो। सिद्रा का खुद से यूँ बदतमीज़ी करना उन्हें शदीद नागवार गुज़रा था। वो अपने दोनों होंठ सख्ती से भींच गए। मुझे लगता है कोई गलतफ़हमी हुई है हमारे दरमियान। मैंने खुद किरण के हाथों आपको तोहफ़े भिजवाए हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँगा आप लोगों से? अच्छा, आप छोड़ें भी ना अंकल। कौन सा वो लाखों के थे? सिद्रा बात ख़त्म करने के लिए उकताहट के साथ गोया हुई। वो लाखों के ही थे। अंसार साहब का जिसे दिल बाहर आया था। वो चीखना नहीं चाहते थे, मगर ख़ुद को रोक भी नहीं सके थे। लाखों के? वाकई? सिद्रा तंजिया मुस्कुराती आगे चल दी। महविश साहिबा की आंखों में भी बेयकीनी नुमाया थी। वो भी मुस्कुराकर सिद्रा के साथ ही चली गई थी। इन दोनों का खुद पर हंसना अंसार साहब का खून जला गया था। वो गुस्से से आग बगोला होकर कमरे से निकले तो इन्हें सामने ही बेंच पर किरण बैठी हुई नजर आई। वो उसकी कलाई पकड़कर खींचते हुए छत की जानिब ले जाने लगे।
डैड हाथ छोड़े मेरा। अभी तक उसकी खफगी ख़त्म नहीं हुई थी उनकी दूसरी शादी की। वो मुसलसल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अंसार साहब उसे छत पर ले आए थे। हो क्या गया है आपको? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा हाथ छोड़ें डैड। उन्होंने हाथ ज़रूर छोड़ा था, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। किरण के गाल थप्पड़ की शिद्दत से दहकने लगे थे। उसे अपना कान सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। मैंने तुम्हें तोहफे भेजे थे, कहाँ हैं वो? तुम्हारी सास कह रही हैं कि उसे कोई तोहफा नहीं मिला। पता है, लाखों के तोहफे थे वो। अंसार साहब ने जैसे अपना सारा गुस्सा उस बेचारी पर उतार दिया था। वो अपने थप्पड़ वाले चेहरे पर हाथ रखे, नज़र झुकाए, सुन्न ज़हन के साथ खड़ी थी। उसके कान साएं साएं कर रहे थे। अंसार साहब ने चीखते हुए दोबारा हाथ उठाया तो वो डर कर पीछे हुई, जबकि इस बार अंसार साहब के हाथ मारने की नीयत से नहीं उठाया था, मगर वो सहम गई थी। ये ज़िंदगी में पहली बार था जब अंसार साहब ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि किरण सहम गई है तो उनका गुस्सा खुद ही थोड़ा ठंडा हुआ। किरण, वो लाखों के तोहफे थे जो मैंने तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए, तुम्हारी सास और शौहर को खुश करने के लिए दिए थे, कहाँ हैं वो? तुम्हें पता है, तुम्हारी नंद और तुम्हारी सास मेरे मुंह पर हंस कर गए हैं। मुझे 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 नहीं पता। वो मुश्किल ज़ुकाम भरी आवाज़ में बोल पाई थी। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? मैंने वो तोहफे तुम्हें भेजे थे कि तुम उन्हें दे देना। मैंने वकास को दे दिए थे। उसने उसने कहा था कि वो दे देगा अपनी मॉम को। वो रोते हुए बोली, तो जाकर पूछो उससे कहाँ हैं वो तोहफे। बेच कर खा गया या अपनी उस एक्ट्रेस महबूबा को पहुंचा दिए? उनका आखिरी जुमला सुनते ही किरण के कान खड़े हुए। तो अना ऐवान के बारे में उसका बाप भी जानता था। ज़रूर इस एक्ट्रेस अना को ही दिए होंगे, जिससे अपनी सालगिरह वाले दिन गले लगाए बेशर्मी से खड़ा था, वो भी अपने ही कमरे में। मगर गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी बेवकूफ़ बेटी की है, जो उस दिन अपना घर अकेला छोड़ कर गई और दूसरी औरतों को मौका दिया अपने शौहर के करीब आने का। तो उसके पीछे ये सब हुआ था घर में। वो तस्वीर ऐसे ही नहीं टूटी थी। किरण, ये सोच मज़ीद दिलबर्दाश्त हुई। वो अना को मेरे कमरे में लाया था। वो दिल ही दिल में जल कर रह गई थी। अगला सीन। ये सब हुआ कैसे बेटा? अंसार साहब, जो चंद लम्हों पहले किरण पर आग बगूला हो रहे थे, वो वकास के सामने आते ही भीगी बिल्ली की तरह उसका हाल अहवाल पूछने लगे थे। रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट हो गया था, उसने लापरवाही से जवाब दिया, बगैर कोई खासा डिटेल बताए। इन्हें क्या, इसने तो किसी को भी कुछ नहीं बताया था, जबकि महविश साहिबा बार बार पूछ रही थी। ख्याल रखो बेटा, अभी अंसार साहब ने ही कहा ही था कि पीछे से महविश साहिबा जहर उगले बगैर ना रह सकी। हाँ, हर चीज़ का ख्याल मेरा बेटा ही रखे ना। आपकी बेटी को तो सिर्फ हम पैसे उड़ाने के लिए लेकर आए हैं। असल में वकास, तुमने ज़्यादा ढील दे रखी है उसे। ज़रा टाइट करो उसे, रस्सी कसो उसकी। माना मैं उसका बाप हूँ, मगर मैं तुम्हें फुल इजाज़त दे रहा हूँ कि सख्ती करो उस पर। उनके सख्त जुमले सुनते ही अबू ज़र का मुंह हैरत के मारे खुला था। ये कैसा बाप था जो अपने दामाद को अपनी बेटी को टाइट रखने का मशवरा दे रहा था? टाइट रखने से क्या मुराद थी उसकी? डोमेस्टिक वायलेंस, तशद्दुद? वाकई वो किरण का बाप ही था ना? अबू ज़र यही सोच कर उलझा। पहली बार उसे किरण पर जैसे तरस आया हो। वो कोई जानवर नहीं है जिस पर मैं रस्सी कसूं। वकास अब्बासी ने लाल पीले होते चेहरे के साथ उनकी जानिब देख नहायत सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखें जैसे आग बरसा रही थी अंसार साहब पर। उसने इस कदर सख्ती से अदा किया था अपना जुमला कि अंसार साहब को अपनी कमर पर पसीने की बूंदें ढलती हुई महसूस हुई। वो कोई आम बंदा अबू ज़र सिर्फ वकास का चेहरा देखता रह गया। इसे लगता था वकास अहमियत नहीं देता किरण को, क्योंकि वो उसकी पसंद की नहीं और ना ही उसके स्टेटस की है। बस एक गोल्ड डिगर औरत है। मगर आज उसे पहली बार शिद्दत से महसूस हुआ वकास का रिएक्शन देखने के बाद कि उसे अपने राय पर नज़रसानी करने की अशद ज़रूरत है। अंसार साहब तो सिर्फ खुशामद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें कब खबर थी कि खुशामद करना इतना भारी पड़ जाएगा। उसी लम्हे उनका सेल रिंग हुआ और वो अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए फ़ौरन ही कमरे से निकल गए। वो बाहर बेंच पर बैठकर रो रही थी। उसके बाप ने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा, ये पट्टी किस चीज़ की बंधी है तुम्हारे सर पर। गोया उसकी तकलीफ़ उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। उन्हें तो सिर्फ अपने तोहफ़ों की पड़ी थी। अभी वो रो ही रही थी कि सामने से एक नौजवान फूलों का गुलदस्ता लिए वकास के कमरे की जानिब बढ़ा, मगर दरवाजे पर पहुंचकर उसके कदम खुद रुके और उसने पलटकर बेंच पर बैठी लड़की को देखा, जो रोने में इस कदर मशगूल थी कि उसकी मुंजमद नज़रों को भी खुद पर महसूस ना कर सकी। इस लड़की को रोता देख दिल में जैसे टीस सी उठी। वो क्यों हमेशा उसे रोती हुई नज़र आती थी? क्यों उसका रोना दिल पर इतना भारी गुजरता था? बड़ी हिम्मत जमा कर वो उसकी जानिब बढ़ा। रुमाल, उसने आज फिर अपना रुमाल उसके आगे किया था। उसकी नर्म आवाज़ सुनते ही किरण ने नज़र उठाकर देखा।
मुआविया को देखते ही उसने तेजी से अपने हाथों से अपने आंसू साफ किए थे। ये पट्टी और आपके गाल पर, वो बोलते बोलते खुद ही रुक गया था जब उसने किरण को तेज़ी से अपने बाल चेहरे पर ढकते देखा। अंसार साहब ने उसके चेहरे पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारा था कि उनके हाथों का पूरा पंजा उसके चेहरे पर छप गया था। वकास सामने कमरे में है। वो इस वक्त मुआविया से बात नहीं करना चाहती थी, बल्कि मुआविया से तो क्या, इस वक्त वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। बाप शौहर ही एक औरत का सब कुछ होते हैं, मगर इसने ना तो इसका बाप था और ना शौहर। जिन दो मर्जाज से उसका वास्ता पड़ा था वो दोनों ही धोखेबाज निकले थे। फिर वो कैसे किसी और पर यकीन कर ले। उसकी बात सुन मुआविया ने मज़ीद कुछ न कहा, बस रुमाल बेंच पर रखकर खामोशी से पलटा। वो फूलों का गुलदस्ता अपने साथ लाया था, मगर अब उसे वकास से मिलना ठीक ना लगा। ख़ास तौर पे किरण की हालत देखने के बाद आप जब किसी और शादीशुदा औरत के चेहरे या जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखते हैं तो पहला ख्याल कभी भी उसके बाप या भाई का नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ उसके शौहर का आता है, डोमेस्टिक वायलेंस का आता है। मुआविया के भी वही आया था। वो पढ़ा लिखा होकर झाइलों की तरह अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकता है। मुआविया का खून जल रहा था। ये सोच उसने सुन रखा था कि किरण वकास से तलाक मांग रही है। अब कोई बिला वजह औरत तो अपने शौहर से तलाक नहीं मांगेगी ना, ख़ास तौर पर एक खुश रहने वाली औरत। अपने लाए हुए फूलों के गुलदस्ते को उसने वहीं डस्टबिन में डाल दिया और फिर वापस आकर उस हसीन लड़की के बराबर में बैठ गया। जहाँ तक मुझे याद है हमने आखिरी बार दोस्ती की थी, और एक दोस्त होने के नाते मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। किरण ने अभी तक उसका रुमाल नहीं उठाया था, इसलिए इसने खुद ही उठाकर किरण की जानिब बढ़ाते हुए दोस्ताना अंदाज में कहा, तब मुझे पता नहीं था कि आप मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। वो अपनी आंखों से बेदर्दी से आंसू पोंछते तेज़ी से बोली, मुझे भी नहीं पता था कि आपका नाम किरण है। उसने दानिस्ता तौर पर ये टॉपिक छेड़ा था। वो हल्का सा मुस्कुराया था ये कहते हुए, किरण, वकास की किरण। वो गंभीर लहजे में गोया हुआ। किरण नहीं जानती, ये जुमला अदा करते वक्त उसके दिल में एक हलचल सी मची हुई थी। एक तूफान सा बरपा था। उसे किरण की हालत देख लग रहा था कि वो नाजुक सी लड़की सही हाथों में नहीं। वकास उसकी कदर नहीं कर रहा जैसे उसकी कदर करनी चाहिए। नहीं, उम्मीद की किरण। वो तेज़ी से रद्द में बोली, वकास की कैसे हो गई किरण? इसे तो चाहिए ही नहीं, इसे तो सिर्फ अना चाहिए। उम्मीद, बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद पर दुनिया कायम है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। माना बज़ाहिर वो मुस्कुरा रहा था, मगर सिर्फ उसका दिल जानता है वो किस कदर तकलीफ़ में था इस लड़की की हालत देख। पर अब उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। वो रो दी थी ये जुमला अदा करते वक्त। किरण का इस कदर रोना देखा नहीं जा रहा था इस लड़के से। कैसे मैं बताऊँ, ये तेरा इस तरह रोना देखा नहीं जाता है। इस लड़की को रोता देख उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे। वो तेज़ी से अपनी आंखें रगड़ते किरण की जानिब देख दिल ही दिल में गोया हुआ। मोहब्बत बड़ी अजीब शे है। कोई रिश्ता ना होकर भी वो शख्स सब कुछ लगने लगता है। आप उसकी तकलीफ़ ऐसे महसूस करते हैं जैसे वो आपकी तकलीफ़ हो। सॉरी, मैं तो बस दिमाग बिठाने की कोशिश कर रहा था। वो माजरत करने लगा। मैंने बताया ना आपको, वकास सामने कमरे में है। वो नहीं चाहती थी कि मुआविया के सामने रोए। आखिर वो वकास का दोस्त है। वकास का कोई भी दोस्त उसे इज्जत नहीं देता था। वो नहीं चाहती थी कि मुआविया भी उसके बारे में कुछ गलत सोचे कि वो आप जानकर उसके सामने रो रही है उसकी हमदर्दी पाने के लिए। मैंने भी बताया ना आपको कि मैं आपका भी दोस्त हूँ, खासा जताते हुए कहा। दोस्ती बराबरी में अच्छी लगती है, जैसे आपकी और वकास की। वो गंभीर लहजे में बोली, नहीं, मेरे नज़दीक दोस्ती हम ख्याली में अच्छी लगती है। दूबदू रद्द किया था। फिर हम ख्याल ना हुए, तेज़ी से जताते हुए जवाब आया। ख्यालात तो बदलते रहते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी अगर कोई मसला है तो मैं इसे जैसे सूझ नहीं रहा था कि आगे क्या बोले। वो हल्का सा अपनी गर्दन की पुश्त खुजाने लगा था। किरण, इस हसीन लड़के को तो मैं पलट कर देख हल्का सा मुस्कुरा दी थी। ओ वाओ, काफ़ी अच्छी मुस्कुराहट है, कहाँ छुपा के रखती हो? वो अचानक ही टमटमाती आंखों व चमचमाते दांतों के साथ पूछ रहा था, जैसे वाकई कोई बहुत खूबसूरत चीज़ देख ली हो। वो BTS की तरह बाल पेशानी पर रखता था, जिसकी वजह से उम्र में काफ़ी छोटा मालूम होता और क्यूट भी लगता। ऊपर से उसका यूँ चमचमाता सा रिएक्शन कोई भी देखता तो हंस देता। वो भी बेख्तियार मुस्कुरा दी थी। घर की मुर्गी दाल बराबर है, मगर मर्द शायद भूल जाता है शादी के बाद ये दाल सिर्फ उसके लिए बनी है। बाहर वालों के लिए वो आज भी मुर्गी ही है। अक्सर शौहर से बज़्ज़न होने की सबसे बड़ी वजह दूसरे मर्द की नर्म मिजाजी होती है। औरत ना चाहते हुए भी अपने शौहर को इस दूसरे आदमी से तकाबुल में ले आती है, और जब वो तकाबुल करने बैठ जाती है तो उसे अपने शौहर की जो बची कुची अच्छाइयाँ होती हैं वो भी नज़र आना बंद हो जाती हैं। गलती दोनों की है, मर्द की है कि वो अहमियत नहीं दे रहा, और औरत की कि वो तकाबुल कर रही है, जैसे इस वक्त किरण कर रही थी, उसकी नर्म मिजाजी व वकास के अक्खड़पने का। मुआविया किरण से मिलकर ही लौट गया था। वो वकास से ना मिला क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वो वकास से लड़ जाए। उसने सुन रखा था कि वकास का बाप उसकी माँ को मारा पीटा करता था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी अपने बाप जैसा ही निकलेगा। इस हसीन नौजवान ने सोचा जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब वो उससे ठीक तरह इस हवाले से बात करेगा, इससे पहले नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किरण की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करने का सबब बने। वो कमरे में आई तो वकास आंखें मूंदे लेटा हुआ था, जबकि अबूज़र सामने सोफे पर बैठा अपने मोबाइल में मगन था। महविश साहिबा और सिदरा जा चुकी थी। अबूज़र की निगाह अचानक उठी तो उसने किरण के गाल पर थप्पड़ का निशान देखा था। उसका चेहरा सूजा हुआ दिखाई दे रहा था। वकास, टाइम क्या हो रहा है? उसने दानिस्ता तौर पर पूछा, जबकि उसके हाथ में सेल मौजूद था। मुकाबिल पहले उलझा कि वो उससे क्यों पूछ रहा है टाइम, खुद क्यों नहीं देख रहा अपने सेल में या सामने दीवार पर लगी घड़ी पर। अगले ही लम्हे उसे महसूस हो गया था कि वो कोई इशारा दे रहा है, जबकि किरण नहीं समझ सकी थी। वकास ने तेजी से आंख खोलकर देखा। उसकी नज़र किरण के सुर्ख गाल पर जाकर ठहर गई। वो अबूज़र के सामने कुछ बोलकर किरण को मज़ीद शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। अबूज़र ने महसूस किया कि उसकी मौजूदगी में वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। काफ़ी लेट हो गया है, मैं चलता हूँ। अबूज़र इन दोनों को अकेला छोड़कर तेज़ी से कमरे से निकल गया था। ये अभी वकास कुछ पूछ पाता, इससे कबल ही किरण तेज़ी से सख्त लहजे में पूछने लगी, वो तोहफ़े कहाँ हैं मिस्टर वकास, जो मैंने आपको आपकी मॉम और सिद्रा को देने के लिए दिए थे? तोहफ़े मैंने इनको भिजवा दिए थे, तेज़ी से जवाब दिया। झूठ मत बोलो, तुम्हारी मॉम मेरे डैड के मुंह पर कह कर गई हैं कि उन्हें कोई तोहफ़ा नहीं मिला। वो दांत पीसते हुए भपक कर बोली। वकास इस लम्हे उसके सख्त लहजे से कहीं ज़्यादा उसके सुर्ख रुखसार पर ध्यान दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि अंसार किरण को मार कर गया इन तोहफ़ों के पीछे। उसने अपने उल्टे हाथ की मुट्ठी मजबूती से भींची थी। तो भाई एपिसोड कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, किसी दूसरे नॉवेल के नेक्स्ट एपिसोड में।